ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वेंटिलेटर पे थी एंड मैं खुद सरप्राइज़ थी कि मैं वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुझे घबराहट हो गई, मुझे मम्मी कहाँ हैं? मैंने यूँ कंबल खोला और सीधा हाथ मम्मी के पेट पे, हाथ सीधा पेट पे और मेरे पापा का हाथ सीधा मेरे गाल पे। गंदा खून है, तेरी छाती पे बैठ के नाचेगी। मुझे रेस्टोरेंट के 1 किलोमीटर के आसपास रहना पड़ता था। उसका रीज़न ये था कभी भी कुछ भी हो सकता था, जो कि हुआ। एक दिन मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैं एक करियर कोच और सेल्स ट्रेनर हूँ। मैं लिंक्डइन टॉप वॉइस भी रह चुकी हूँ इन जॉब सर्च एंड करियर्स। कल यहाँ पे आने से पहले जब मुझे आना था यहाँ पे, उससे पहले मेरा बहुत बुरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। मैं घबरा गई, एंग्ज़ायटी एंड देन टेंशन, उसके साथ-साथ एक नेगेटिव थॉट्स का लूप स्टार्ट हो गया दिमाग में। जो भी बुरी चीज़ें लाइफ़ में थी, वो सारी-सारी याद आने लग गई और अचानक से सब कुछ बुरा लगने लग गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब आज मैं सोचती हूँ, देखती हूँ तो मेजरली 4 ऐसे इंसिडेंसेस मेरे लाइफ़ के रह चुके हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कलेक्ट होती गई। सबसे पहले तो शुरुआत मेरे बर्थ से ही हुई। जब मैं पैदा हुई थी, उस टाइम पे ही मैं अंडरवेट थी। मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, जिसकी वजह से मैं अनहेल्दी पैदा हुई थी। ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वेंटिलेटर पे थी एंड मैं खुद सरप्राइज़ थी कि ऐसा क्यों है कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मेरे पेट में दर्द रहता था और ऐसी-ऐसी चीज़ें होती थी जो कि मैं खुद हैरान होती थी। हेल्थ वाइज़ मेरी डिस्टर्बेंस वहीं शुरू हो गई थी जब मैं पैदा हुई थी। उसके बाद 8 साल की थी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए। उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस मोमेंट पे ना मुझे नहीं पता था एग्ज़ैक्टली कि क्या हुआ है। मैं मौसी के घर पे थी जब मुझे मेरी बुआ लेने के लिए आई। मैं वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुझे घबराहट हो गई। मुझे मम्मी कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? मुझे सिर्फ़ मम्मी की चिंता हो रही थी। मैं वहाँ गई, अंदर पहुँची, देखा मम्मी आ गई जैसे ही सामने, मैं नॉर्मल थी। मम्मी ने मुझे नाश्ता करवाया और फिर वो चली गई। मैं खुश थी क्योंकि मेरे कज़िन्स थे सारे। छोटे इतने थे कि समझ में नहीं आ रहा था एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है। कुछ टाइम बाद नेक्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था, वो ये था कि मेरी मम्मी ने रीमैरेज करा था जिसके लिए मैं बहुत खुश थी। मेरा खुद का चॉइस था कि मम्मी फिर से शादी करे, ताकि वो सेटल्ड फ़ील करे। समहाउ मुझे नहीं पता कैसे बट उस उम्र में इतनी समझ थी कि मम्मी को खुश रखना है और उनको खुश रहने के लिए उनको आगे मूव ऑन करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। वो चीज़ हुई, बहुत अच्छा था। मुझे बहुत प्यार करते थे, सारी चीज़ें सही थी। अंटिल वन इंसिडेंट, बस एक ऐसी चीज़ हुई जिसमें सब कुछ चेंज हो गया। मम्मी, मैं और साइड में पापा, मतलब पापा, मम्मी, मैं। मेरे नाउ फादर। हम लोग ऐसे लेटे थे, मम्मी ने बोला उठ जा, नाश्ता कर ले, चली जा, ज़रा कुछ काम कर ले। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने यूँ कंबल खोला और सीधा हाथ मम्मी के पेट पे। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मेरा भाई होने वाला था। हाथ सीधा पेट पे और मेरे पापा का हाथ सीधा मेरे गाल पे। तो उस वक़्त उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी। हम लोग एक घर में रह के 10 साल तक एक-दूसरे से बात नहीं करते थे। मैं किचन में होती थी, वो बाहर खड़े हो रहते थे। मैं दूसरे रूम में जाती थी, वो दूसरे रूम में चले जाते थे। मतलब एक घर में रह के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एज़ अ फैमिली हम रह पाए। बहुत अजीब-अजीब चीज़ें तब शुरू हुई, जब उनकी एक आदत थी, वो सुबह 5 बजे उठते थे, 6 बजे मम्मी के साथ बैठते थे, 10 बजे तक लगातार सिर्फ़ गड़े-मुर्दे उखाड़ते थे और मेरी बुराइयाँ करते थे। गंदा खून है, तेरी छाती पे बैठ के नाचेगी। ओके, ये एक ना मेंटल अब्यूज़ था। जब आप 10 साल लगातार एक ही चीज़ सुन रहे हो, अपने अगेंस्ट, आप खुद को डाउट आ जाता है।
क्या आप सही हो? या आप सच्ची में गलत हो? आप सच्ची में गलत जगह को बिलॉन्ग करते हो। मेबी आप बिलॉन्ग ही नहीं करते हो कहीं पे। आज मुझे समझ में आता है, मेरे मेंटल हेल्थ की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती थी और ये चीज़ उस टाइम पे समझ ही नहीं आती थी। उस टाइम पे क्या होता है ना, आपको ये टैग दे दिया जाता है बुद्धू हो। पढ़ नहीं पाना मतलब बुद्धू है पढ़ाई में। बट फैक्ट इज़ पढ़ हर कोई सकता है। बट पढ़ने के लिए एक जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिला, तो मैं नहीं पढ़ पाई, नहीं कॉन्सन्ट्रेट कर पाई। तो मैंने डिसाइड किया मुझे इस एनवायरनमेंट से पहले बाहर निकलना है। मैं यहाँ पे रह कर के ग्रो नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे रहूँगी तो मैं यही सब चीज़ें सोचती रहूँगी, इन्हीं लोगों के बीच में रहूँगी और पता नहीं मेरा क्या होगा, शायद मैं इनके जैसी बन जाऊँगी। तो मैंने डिसाइड किया दैट मैं इवेंट मैनेजमेंट करूँगी। बट वहाँ जाने के लिए भी मम्मी को कन्विंस करना है कि मम्मी मेरे को भरोसा करे मेरे ऊपर कि मैं जा सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने देहरादून में रह कर के नौकरियाँ करी, लेकिन सेकंड ईयर में मैं सीधा पुणे गई, बिना किसी को बताए। 4 दिन हो गए, मेरे पापा को मैं नहीं दिखी घर पे, तब उन्होंने जाके 5वें दिन मम्मी से पूछा ये कहाँ गई? तो मम्मी ने कहा ये तो गई पुणे। मैं अकेले भागते-भागते ट्रेन पकड़ के भागते-भागते पुणे पहुँची, अपना एडमिशन खुद कराया, खुद अपना कोर्स स्टार्ट करा। मैं लगातार इवेंट्स करती रही। दूसरी साइड घर पे मेरी मम्मी को मेरे पापा ने इतना इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया। उन्होंने ये बोला, "हम घर डिमोलिश करेंगे और वहाँ पे फ्लैट्स बनाएँगे।" ये थी 2012 की बात और आज की डेट, वो नहीं बना। आज तक नहीं बना। उन्होंने घर से बाहर निकलवा के रेंट पे रहना शुरू कर दिया। बैंक लोन लिया, बैंक लोन लेकर के वो पैसे रेस्टोरेंट में लगा दिए। रेस्टोरेंट बनाएँगे, रेस्टोरेंट चलाएँगे, घर नहीं बना। और लोन्स लिए और फंडिंग ली, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। फंडिंग आती गई, बिल्डिंग नहीं बनी। कहाँ गए पैसे? नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। मम्मी ने रेस्टोरेंट चलाना शुरू किया। मम्मी ने देखा कि रेस्टोरेंट में लॉस हो रहा है, पापा नहीं चला पाएँगे, रेंट पे देना सही नहीं है, एक काम करते हैं हम खुद चला लेते हैं। इतने में 2 साल में मेरे को मेरी मामी का फ़ोन आया। मेरी मामी ने बोला बेटा मम्मी ना बहुत परेशान है, तू वापस आ जा। मुझसे कुछ कुछ मुझे समझ ही नहीं आया, मैं क्या करूँ? मैं सीधा गई, मैंने कहा सर मुझे रिज़ाइन करना है। सर ने मुझे यहाँ तक बोला कि तुम जाओ, 2 महीने बाद वापस आ जाना। पर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ बस। मैं गई, मैंने वहाँ पर थोड़ी-सी अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज हो चुकी थी पर्सनल लाइफ़ में, मेरे पापा ने मुझे थोड़ी-सी रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू करी, मेरे साथ काम शेयर करने लगे कि ये काम कर रहे हैं हम, वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग बनेगी, बड़े-बड़े ख़याल जो वो देखते थे, उन्होंने मेरे साथ शेयर करने शुरू करे और मुझे विश्वास था कि वो कर लेंगे। उस मोमेंट पे मुझे पूरा विश्वास था कि सब बढ़िया हो जाएगा, सब कर लेंगे, हम साथ में मिलके कर लेंगे। बट ऐसा नहीं हो पाया। मुझे वो सारा सामान सब कुछ जो भी वहाँ पे चल रहा था, सब छोड़ के फिर से निकलना पड़ा। क्योंकि एक मैदान में 3 तलवार नहीं हो सकते। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं। हम तीनों आपस में एक-दूसरे के साथ नहीं जमा पाए। जब मैंने वापस से जॉब ढूँढनी शुरू करी ना, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी नहीं फ़ेस करनी पड़ी। मेरे को आसानी से नौकरी मिल गई थी। बट एक डिफ़िकल्टी ये हुई कि मेरी जो एचओडी थी, उनको पता नहीं क्यों मैं पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझे टोकना शुरू कर दिया, हर चीज़ में। हर चीज़ का मतलब मैं आपको बताती हूँ। कुर्ती का साइज़ इतना क्यों है, इतना क्यों नहीं है? आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड। अगर वो मेरे काम को लेकर के मुझे टोकती, अगर वो ये बोलती तुमने काम टाइम पे नहीं करा, तुम अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही हो, रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं समझ पाती। उनका प्रॉब्लम थे मेरे कपड़े, जो कि सूट हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में मैंडेटरी था कि हमें इंडियन ही पहनना है। अगर मैं चुन्नी की जगह स्टोल लेती थी, तो मुझे टोक दिया जाता था। मुझे घर जाने के लिए बोल दिया जाता था। मैंने सिंपली एक ही चीज़ करी, मैंने प्रायोरिटी सेट करी। मुझे ये समझ में आया कि इस वक़्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये ऑफ़िस की पॉलिटिक्स है, ये फालतू की चीज़ें हैं या फिर मेरा करियर है? मेरे लिए मेरा करियर इम्पोर्टेंट है। अपना काम करना शुरू करा और एक ऐसे इंसान पे ट्रस्ट किया जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। हुआ ये कि मैंने अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मिक्स कर दिया, एक फ्रेंड के साथ काम करना शुरू कर दिया।
वहाँ पे डिस्टर्बेंस ये आई जब मैंने अपना काम उसके साथ हटाने की कोशिश करी ना, मैं अपना विज़न आगे फ्यूचर देख नहीं पा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया ये मेरे साथ हुआ क्या? मतलब मैं किसी पे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैंने काम करने की कोशिश करी, रिज़ल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं रिज़ल्ट नहीं आया। बट अब आगे क्या? उस लेवल पे बात आ गई कि मुझे जाना पड़ा कहीं और सब चीज़ें छोड़ कर के जस्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैं क्या करती हूँ और क्या करना चाहती हूँ लाइफ में। मैं गई, मैं गोवा में रही फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीने के लिए मैं गई गोवा, ये 2016 की बात है। इस दौरान मैं एक ट्रैक पे थी, गौमुख के ट्रैक पे। जब मैं चढ़ने वाली थी ना, उससे पहले मुझे मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी ने बोला कि बेटा पापा जो है ना, घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए का क्या मतलब है? गए होंगे वापस आ जाएँगे 2-3 दिन में। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी ने बोला नहीं वो पूरा सामान लेके गए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब देखना पड़ेगा अब क्या करना है, कैसे करना है। मैं वापस गई। जब मैं वापस पहुँची हूँ चीज़ें पूरी पूरी बिखर चुकी थी। बहुत बुरे तरीके से बिखर चुकी थी। मम्मी और पापा के बीच में जो डिफरेंसेस थे ना, वो सिर्फ़ उनके बीच में नहीं रहे, पूरे शहर में पता चल गए थे। क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट था, थोड़ा नाम था, चीज़ें थीं, जिसकी वजह से हर जगह ढिंढोरा पिट गया था, इनके बीच में कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस में लॉस होना शुरू हुआ। बिज़नेस में लॉस हुआ, लोगों ने एडवांटेज लेना शुरू करा। लोग इसे स सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी जो एडवांटेज लोगों ने उठाया है, वो थे वकील। कोर्ट, कचहरी, पुलिस, थाना चौकी इतना बढ़ गया था कि मुझे रेस्टोरेंट के 1 किलोमीटर के आस-पास रहना पड़ता था। उसका रीज़न ये था कभी भी कुछ भी हो सकता था, जो कि हुआ। एक दिन मम्मी फ़ेंट हो गई, उनको एंग्ज़ायटी अटैक आया और वो फ़ेंट हो गई। वहाँ पे औरतें थी कुछ, उन्होंने मुझे फ़ोन करा और मुझसे पूछ रहे हैं बेटा क्या करें? क्या करोगे आप इस मोमेंट पे? हॉस्पिटल लेके जाओगे, क्या करोगे आप? मुझे फ़ोन करोगे। तो मैंने उनको बोला आप हॉस्पिटल लेके चलो, मैं आती हूँ। मैं वहाँ पे गई, मुझे ना उस मोमेंट पे डर नहीं लग रहा था, मुझे टेंशन नहीं हो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था। बहुत गुस्सा आ रहा था, पता है क्यों? इन सब चीज़ों का रीज़न सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स थे। अपनी इस सिचुएशन के ज़िम्मेदार वो खुद थे। उनके गलत डिसीजंस थे और उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगी शायद मम्मी का भी डिसीजन गलत था क्योंकि उन्होंने ऐसे आदमी का साथ इतने साल तक दिया जो कि इतना टॉक्सिक था उनके लिए। उनको लगा कि मेरी बेटी की कल को शादी होगी, साथ में रहना ज़रूरी है, कन्यादान करना ज़रूरी है। ये सोच के साथ ऐसे आदमी के साथ रहे कि उनकी वजह से एक बार मेरी शादी ऑलरेडी टूट चुकी थी। उसके ऊपर और बुरा कुछ हो सकता है तो वो ये था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चली गई। सारे वहाँ पे कलेश चल रहे हैं, सब चल रहा है और मैं हिल नहीं सकती बिस्तर से। मैं बिस्तर पे हूँ 2 महीने के लिए। अब 2 महीनों में मैंने क्या किया? इन 2 महीनों में मैंने लिंक्डइन किया। आई विल बी ऑनेस्ट और शायद वो एक रीज़न है, वो दिन का जिसकी वज़ह से आज मैं यहाँ पर हूँ, आप सबके सामने। मैं खुद हैरान हूँ इस चीज़ को सोच के कि वो टाइम मैंने जो एफ़र्ट्स डाले थे, इतने बुरे हालात थे। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पहली बार खोला, मैंने सारी चीज़ें लिंक्डइन एक्टिवेट किया। ये सब चीज़ें मैंने तब करी थी जब मेरे हालात सबसे ज़्यादा ख़राब थे। क्योंकि वही चीज़ होती है ना दैट भले ही कितने भी बुरे हालात हों हमारे आज, लेकिन हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को बेटर फ्यूचर के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब मैंने थोड़ा-सा रिकवर किया, तो मम्मी का पहला रिएक्शन ये था तू जाके अपना काम कर। मैं गोवा में थी, प्रोफ़ेशनली मैं अच्छा कर रही थी, मैं घर पे फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रही थी, मैं काम कर रही थी और ऐसा काम कर रही थी जिसकी आगे आगे एक विज़न है, कुछ बड़ा करने का। मैं इस पूरे दौरान में एक चीज़ कर रही थी, वो था लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन। कितना भी बुरा टाइम चल रहा था ना वो 2017 से मैं कंटेंट डाल रही जा रही हूँ। कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा, थोड़े-थोड़े पोस्ट डाल रही हूँ, सेल्स से रिलेटेड डाल रही हूँ, जो मेरी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है वो डाल रही हूँ। 2021 एंड में मुझे पता चलता है कि मैं लिंक्डइन टॉप वॉइस बनी हूँ इन जॉब सर्च एंड करियर्स। वो मेरा पहला अचीवमेंट था एज़ अ करियर कोच। उसने उसने मुझे इतना मोटिवेशन दिया है, इतना सपोर्ट दिया है। आज मेरी
80% जो रेवेन्यू जनरेशन है वो लिंक्डइन से होता है। एंड इट हैज़ बीन अ मैजिकल प्लेटफॉर्म फॉर मी, क्योंकि मैंने वहाँ मेहनत करी है, बट ये सोच के कभी नहीं करी कि हाँ, मुझे वहाँ से कुछ फ़ायदा होगा। ये सोच के करी कुछ अच्छा एक बनाना है अपना, एक प्रोफ़ाइल अपना अच्छा बनाना है, वो करती रही। लिंक्डइन के बाद मुझे मेरे कोर्स के साथ-साथ में मैंने बहुत सारे टाई अप्स करे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को जॉइन किया। इंस्टीट्यूशंस के साथ-साथ में मैंने सेशंस कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए सेशंस करे, सेल्स ट्रेनिंग्स करे, एज़ अ सेल्स ट्रेनर अपने आप को एस्टैब्लिश किया, एज़ अ करियर कोच अपने आप को एस्टैब्लिश किया। सारी चीज़ें करते-करते आज भी मैं वो चीज़ ग्रो कर रही हूँ। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगी, जो बचपन की चीज़ें होती हैं ना, जो आपको आपके जैसे अभी भी मैं इमोशनल हूँ, अपनी बातें बताते हुए, वो यही है कि वो चीज़ें छूटती नहीं हैं इतनी आसानी से। इसके साथ-साथ एक और चीज़ जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत मुझे हेल्प करी है, मेरे लिए ज़रूरी रही है, वो था विज़न। मेरा विज़न रहा। मैं बचपन में डे ड्रीमिंग करती थी, कुछ था, मैं मैनिफेस्ट करती रही। जैसे-जैसे मैं काम कर रही थी, मैं मैनिफेस्ट करती रही। कुछ ना कुछ मैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचती रही। जितने भी बुरे बुरे हालात थे, कुछ ना कुछ एक-एक चीज़ अच्छी भी होती रही। इधर कुछ बुरा होता है, इधर कुछ अच्छा होता है। शायद साथ-साथ सारी चीज़ें चलती रहती हैं। प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी चल रही हैं और वो शायद चलती रहेंगी पता नहीं कब तक। लेकिन जहाँ एफर्ट्स डलने हैं, वहाँ डालना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि टेंशन लेके बैठना कि यार अब कैसे होगा? अब क्या करें? अब तो ज़िंदगी खराब ही हो गई है। एक ऐसी लड़की जिसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनना चाहता था, वो खुद बोलने में डरती थी, कतराती थी, ये सोच के कि कोई उसकी क्यों सुनेगा, क्यों रिस्पेक्ट करेगा? ये सोच-सोच के आगे ना बढ़ने वाली, आज आपके सामने अगर बोल पा रही है, शेयर कर पा रही है अपनी स्टोरी, इतने सारे लोगों को मैं गाइड कर पा रही हूँ, अगर वो चीज़ कर पा रहा है कोई, इसका मतलब खुद पे विश्वास करना सही था। जो मैं बार-बार अपने आप को बोलती थी कि बदलना नहीं है, खुद की सोच पे कायम रहना है, वो सही था। इसका मतलब जो भी लड़की अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम करना चाहती है, जो विज़न वो रखती है ना, उसके लिए उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, उस पे विश्वास रखना चाहिए। भले ही आपको कोई भी कितना भी मना करे, भले ही कोई भी ये बोले कि आप नहीं हो इस लायक, आप नहीं कर सकते हो, कोई भी कुछ भी बोले। आपने अगर वो विज़न देखा है अपने लिए, तो वो सच होगा।